प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोतों के रूप में सिक्कों व अभिलेखों के महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए। प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में सिक्के और अभिलेख महत्वपूर्ण स्रोत है। ये राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं की जानकारी प्रदान करते हैं। कई बार साहित्यिक ग्रंथ अतिशयोक्तिपूर्ण होते हैं, लेकिन सिक्के और अभिलेख ठोस प्रमाण देते हैं। एक सिक्कों का ऐतिहासिक महत्व। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन से कई ऐतिहासिक पहलुओं की जानकारी मिलती है। राजनीतिक इतिहास। सिक्कों पर राजाओं के नाम, उपाधियां और प्रतीक मिलते हैं, जिससे वंशों और शासकों के क्षेत्र का पता चलता है। उदाहरण, कनिष्क के सिक्कों से उसके शासन का विस्तार मध्य एशिया तक सिद्ध होता है। आर्थिक इतिहास। सिक्कों से व्यापार और मुद्रा प्रणाली की जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत में मिले रोमन सिक्के दर्शाते हैं कि संगम युग में रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे। धार्मिक प्रभाव। कई सिक्कों पर हिंदू, बौद्ध और जैन प्रतीक अंकित है। गुप्त युग के सिक्कों में हिंदू देवी देवताओं का चित्रण ब्राह्मण धर्म के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। धातु विज्ञान का विकास। सोने, चांदी, तांबे और सीसे के सिक्कों से धातु विज्ञान की उन्नति का पता चलता है। मौर्य काल के पंचचिह्नित सिक्के भारत में प्राचीनतम मुद्राओं में से एक है। अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व। एपिग्राफी। अभिलेख, शिलालेख और ताम्रपत्र इतिहास की प्राथमिक और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारी। अशोक के अभिलेख शासन व्यवस्था, धर्म और विदेशी संबंधों के बारे में बताते हैं। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख, इलाहाबाद स्तंभ, उनके विजयों और प्रशासन को दर्शाता है। धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा पहला शिलालेख है और सार्वजनिक निर्माण, सुदर्शन झील का विवरण देता है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ओडिशा, जैन शासकों और उनके प्रशासन को समझने में मदद करता है। व्यापार और अर्थव्यवस्था। दक्षिण भारत के अभिलेखों में श्रेणियों, गिल्ड्स का उल्लेख है, जिससे व्यापारिक संगठनों की भूमिका स्पष्ट होती है। गुप्त और उत्तरगुप्त काल में भूमि अनुदान, ताम्रपत्र मिले हैं, जो सामंतवादी अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करते हैं। निष्कर्ष। सिक्के और अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए सबसे विश्वसनीय और प्रत्यक्ष स्रोत है। सिक्कों से आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है, जबकि अभिलेख प्रशासन, समाज और शासन प्रणाली की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। ये स्रोत मिलकर इतिहास की एक सटीक और संतुलित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, जिससे साहित्यिक स्रोतों की खामियों को पूरा किया जा सकता है। भारत की पुरापाषाणीय संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। पुरापाषाण युग, ओल्ड स्टोन एज, भारत में मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन चरण था, जो लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। इस युग के लोग शिकारी संग्राहक थे और पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। एक कालखंड और चरण। भारतीय पुरापाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण, 25 लाख 1 लाख ईसा पूर्व। इस चरण में हाथ, कुल्हाड़ी, क्लीवर और चॉपर जैसे औजार उपयोग किए जाते थे। मध्य पुरापाषाण, 1,40,000 ईसा पूर्व। इस दौरान छोटे पत्थर के औजार, फ्लेक टूल्स विकसित हुए। उच्च पुरापाषाण, 40,000 10,000 ईसा पूर्व। इस काल में सूक्ष्म उपकरण, माइक्रोलिथ्स और हड्डी के औजार बनाए गए। उपकरण निर्माण। औजारों को पत्थर कतरने की तकनीक से बनाया जाता था। प्रारंभिक औजार भारी और असभ्य थे, जबकि उत्तर पुरापाषाण काल के औजार छोटे और उन्नत थे। आजीविका और अर्थव्यवस्था। इस युग के लोग शिकार और वन्य उपज पर निर्भर थे। भोजन की तलाश में वे घुमंतू जीवन व्यतीत करते थे। आवास और पुरास्थल। लोग गुफाओं और शैलाश्रयों में रहते थे, जैसे भीमबेटका, मध्य प्रदेश। प्रमुख पुरास्थल, अतिरंपक्कम, तमिलनाडु, डीडवाना, राजस्थान, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। कला और प्रतीकवाद। भीमबेटका की गुफाओं में शैल चित्र मिले हैं, जो प्रारंभिक कला के प्रमाण हैं।
उत्तर पुरापाषाण काल में दफनाने की प्रथा देखने को मिलती है, जिससे परलोक और धार्मिक विश्वास की झलक मिलती है। निष्कर्ष: भारत की पुरापाषाणीय संस्कृति पत्थर के औजारों, शिकारी संग्राहक जीवन शैली और गुफा आवासों पर आधारित थी। यह युग बाद के मध्यपाषाण और नवपाषाण युगों के लिए आधारशिला बना, जब कृषि और स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के समाज और धर्म के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए। हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, विश्व की प्राचीनतम शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इसके प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और कालीबंगा से प्राप्त पुरातात्विक प्रमाण इसके समाज और धार्मिक परंपराओं की जानकारी प्रदान करते हैं। एक हड़प्पा समाज। क नगर योजना और सामाजिक संगठन। हड़प्पा के नगर सुनियोजित थे, जिनमें घर, अन्नागार और जल निकासी प्रणाली शामिल थी। समाज में संभवतः वर्गीय विभाजन था, जिसमें शासक, व्यापारी, कारीगर और श्रमिक शामिल थे। आजीविका और अर्थव्यवस्था। हड़प्पावासी मुख्यतः कृषि पर निर्भर थे और गेहूं, जौ, मटर और कपास उगाते थे। व्यापार और वाणिज्य उन्नत था और उनका संबंध मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से था। कारीगर मिट्टी के बर्तन, मनके, धातु निर्माण और वस्त्र उद्योग में कुशल थे। सामाजिक जीवन और पारिवारिक व्यवस्था। हड़प्पा के मकान विशाल और बहुकक्षीय थे, जिससे संयुक्त परिवार प्रणाली का संकेत मिलता है। महिलाएं धार्मिक गतिविधियों और घरेलू कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। बच्चों के लिए खिलौनों और मिट्टी की मूर्तियों का उपयोग होता था। 2 हड़प्पा धर्म। प्रकृति और पशु पूजा। हड़प्पावासी वृक्षों, नदियों और पशुओं की पूजा करते थे। पीपल वृक्ष और एक सींग वाले बैल, यूनिकॉर्न, के चित्र धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। शिव और मातृदेवी पूजा। पशुपति मुहर पर एक योग मुद्रा में बैठा पुरुष दिखाई देता है, जिसे प्रारंभिक शिव रूप माना जाता है। मिट्टी की स्त्री मूर्तियां मातृदेवी, उर्वरता देवी, की पूजा का संकेत देती है। धार्मिक प्रतीक और अनुष्ठान। कालीबंगा और लोथल में अग्नि वेदी मिली है, जो हवन और धार्मिक अनुष्ठानों को दर्शाती है। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार धार्मिक शुद्धिकरण अनुष्ठानों का प्रतीक माना जाता है। अंत्येष्टि संस्कार। हड़प्पा सभ्यता में दाह संस्कार और समाधि प्रथा दोनों प्रचलित थीं। कब्रों में मिट्टी के बर्तन और आभूषण मिलने से परलोक में विश्वास का संकेत मिलता है। निष्कर्ष: हड़प्पा सभ्यता एक संगठित समाज था, जहां शहरी नियोजन, वर्गीय संरचना और समृद्ध अर्थव्यवस्था देखी जाती है। उनका धर्म प्राकृतिक शक्तियों, उर्वरता पूजा और पवित्र स्नान पर आधारित था। हालांकि उनकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन पुरातात्विक प्रमाण उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन की समृद्धि को दर्शाते हैं। तिथि निर्धारण, डेटिंग के तरीके। पुरातत्व में तिथि निर्धारण के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। सापेक्ष तिथि निर्धारण, रिलेटिव डेटिंग। स्ट्रेटिग्राफी, मिट्टी की परतों के आधार पर वस्तुओं की आयु निर्धारित करता है। टाइपोलॉजी, पुरानी वस्तुओं की तुलना करके समय का अनुमान लगाया जाता है। निरपेक्ष तिथि निर्धारण, एब्सोल्यूट डेटिंग। रेडियोकार्बन डेटिंग, C14 50,000 वर्ष तक पुरानी जैविक वस्तुओं की तिथि ज्ञात करता है। डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी, पेड़ के वलयों से लकड़ी की वस्तुओं की तिथि निर्धारित करता है। थर्मोल्यूमिनेसेंस, मिट्टी के पात्रों की तिथि जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन विधियों से प्राचीन इतिहास और मानव विकास का वैज्ञानिक अध्ययन संभव हुआ है। भारत की नवपाषाणीय संस्कृति। नवपाषाण युग 7000 से 2000 ईसा पूर्व भारत में कृषि और स्थायी निवास की शुरुआत का समय था। मुख्य नवपाषाण स्थल: मेहरगढ़, पाकिस्तान, 7000 ईसा पूर्व कृषि और पशुपालन के प्रमाण। बुर्जहोम, कश्मीर, गड्ढों में घर और कुत्तों को दफनाने की परंपरा। चिरांद, बिहार, चावल की खेती और पत्थर के औजार। कोलडीहवा और महगरा, उत्तर प्रदेश, भारत में चावल की सबसे पुरानी खेती। दक्षिण भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, राख के टीले और पशुपालन। नवपाषाण युग ने गांवों के निर्माण,
मिट्टी के बर्तनों और धार्मिक आस्थाओं की नींव रखी। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार। हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व का व्यापार अत्यधिक विकसित था और इसका संबंध भारत, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से था। व्यापार के प्रकार। आंतरिक व्यापार। तांबा, राजस्थान, लाजवर्द, अफगानिस्तान और शंख, गुजरात का व्यापार। मानकीकृत तोलमाप प्रणाली का उपयोग। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था। वैश्विक व्यापार। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में कपास, मनके और धातुएं शामिल थीं। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुहा नामक स्थान का उल्लेख मिलता है, जिसे हड़प्पा माना जाता है। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की मुहरें मिली है, जो व्यापारिक संबंध दर्शाती है। हड़प्पा व्यापार ने आर्थिक समृद्धि और शहरीकरण को बढ़ावा दिया। महापाषाणीय संस्कृति। महापाषाणीय संस्कृति 1000 ईसा पूर्व 300 ईस्वी भारत में विशाल पत्थरों, मेगालिथ से निर्मित समाधियों के लिए प्रसिद्ध है। यह संस्कृति मुख्य रूप से दक्षिण भारत, मध्य भारत और महाराष्ट्र में पाई जाती है। मुख्य विशेषताएं। महापाषाणीय समाधियां कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। लौह उपकरणों का उपयोग। कृषि और युद्ध में लोहे का बढ़ता प्रयोग। कृषि और पशुपालन। बाजरा और चावल की खेती का प्रसार। डोलमेन, सर्कल और मेनहिर समाधि निर्माण के विभिन्न रूप। इस संस्कृति ने दक्षिण भारत के प्रारंभिक राज्यों के राजनीतिक और आर्थिक विकास में योगदान दिया, जिससे चोल, चेर और पांड्य साम्राज्य उभरे। उत्तर वैदिक, लेटर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था और समाज में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर वैदिक काल 1000-600 ईसा पूर्व में आर्थिक और सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों की रचना हुई, जो समाज और अर्थव्यवस्था के विकास को दर्शाते हैं। यह काल अर्धघुमंतु पशुपालन समाज से स्थायी कृषि आधारित समाज की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। 1. कृषि का विस्तार। लौह उपकरणों, हल, दरांती के प्रयोग से कृषि उत्पादन बढ़ा। धान, जौ, गेहूं और गन्ना जैसी फसलों की खेती बढ़ी। स्थायी बस्तियां बनने लगीं, जिससे घुमंतु जीवन समाप्त होने लगा। 2. भूमि स्वामित्व और कर प्रणाली। भूमि अब व्यक्तिगत संपत्ति बनने लगी, जो पहले समुदाय के अधीन थी। राजाओं ने कर, बलि और भाग लगाना शुरू किया, जिससे राजस्व प्रणाली विकसित हुई। 3. व्यापार और शिल्प का विकास। धातुकला, कुंभकारी और वस्त्र निर्माण का विकास हुआ। निष्क, सोने का सिक्का और शतमान, चांदी का सिक्का जैसी मुद्राओं का उपयोग प्रारंभ हुआ। व्यापारी वर्ग, वणिज का उदय हुआ, जो व्यापारिक कारवा के माध्यम से व्यापार करते थे। 4. पशुपालन की घटती भूमिका। समाज में अब भूमि और कृषि अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जबकि पशुपालन का महत्व कम हुआ। सामाजिक परिवर्तनों का विश्लेषण। 1. वर्ण व्यवस्था का कठोर होना। समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया। ब्राह्मण, पुरोहित वर्ग, धार्मिक अनुष्ठानों के रक्षक। क्षत्रिय, योद्धा वर्ग, राज्य प्रशासन और युद्ध के लिए उत्तरदायी। वैश्य, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, कृषि और व्यापार में संलग्न। शूद्र, सेवक वर्ग, श्रमिक और सेवकों का वर्ग। वर्ण व्यवस्था अब वंशानुगत बन गई, जिससे सामाजिक गतिशीलता सीमित हो गई। 2. पितृसत्ता और महिलाओं की स्थिति। प्रारंभिक वैदिक काल की तुलना में महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई। उपनयन संस्कार, शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय पुरुषों तक सीमित हो गया। महिलाओं का धार्मिक और राजनीतिक योगदान कम हो गया और बाल विवाह की प्रथा बढ़ी। 3. नगरीकरण और सामाजिक जटिलता। बड़े गांव और नगर विकसित हुए, जिससे विभिन्न व्यवसाय और आर्थिक असमानता बढ़ी। व्यक्तिगत संपत्ति और धन संचय से समाज में उच्च और निम्न वर्गों का भेद स्पष्ट हुआ। 4. धार्मिक प्रथाओं में परिवर्तन। ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा और यज्ञ अनिवार्य हो गए। अश्वमेध, राजसूय यज्ञ जैसे अनुष्ठान शक्ति प्रदर्शन के लिए किए जाने लगे।
इस जटिलता के विरोध में उपनिषदों में आत्मज्ञान और ध्यान पर बल दिया गया। निष्कर्ष: उत्तर वैदिक काल में समाज घुमंतु से कृषि आधारित बना और राज्य प्रशासन विकसित हुआ। वर्ण व्यवस्था कठोर हुई, महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई और कृषि व व्यापार बढ़े। इस काल ने महाजनपद युग और प्रारंभिक साम्राज्यों के लिए आधार तैयार किया, जहां राज्य, अर्थव्यवस्था और धर्म की एक संगठित व्यवस्था विकसित हुई। महाजनपद पारिभाषिक शब्द से आपका क्या? 6ठी शताब्दी BCE के 16 महाजनपदों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। महाजनपद शब्द का अर्थ विशाल राज्य या बड़े जनपद है। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित संगठित राजनीतिक राज्यों को संदर्भित करता है। महाजनपद, महा, बड़ा, प्लस जनपद, जनता का निवास स्थान। इस काल में जनजातीय संगठन समाप्त होने लगे और स्थायी राज्य प्रणाली विकसित हुई। यह समय शहरीकरण, व्यापार और गणराज्य, गणसंघ प्रणाली के विकास के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद। एक अंग, बिहार और झारखंड। राजधानी, चंपा। व्यापार और जलमार्गों के लिए प्रसिद्ध। बाद में मगध ने इसका अधिग्रहण कर लिया। 2 मगध, बिहार और झारखंड। राजधानी, राजगृह। फिर पाटलिपुत्र। बिंबिसार और अजातशत्रु के शासन में सबसे शक्तिशाली राज्य बना। 3 काशी, उत्तर प्रदेश। राजधानी, वाराणसी। कपास उद्योग और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध। 4 कोसल, उत्तर प्रदेश। राजधानी, श्रावस्ती। अयोध्या इसी राज्य में थी। बाद में मगध ने इस पर कब्जा कर लिया। 5 वृज्जी, बिहार और नेपाल। राजधानी, वैशाली। गणराज्य प्रणाली पर आधारित राज्य। 6 मल्ल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। राजधानी, कुशीनगर और पावा। गणराज्य, जहां बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। 7 चेदी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। राजधानी, शुक्तिमती। महाभारत में वर्णित राज्य। 8 वत्स, उत्तर प्रदेश। राजधानी, कौशाम्बी। राजा उदयन के शासन में समृद्ध राज्य। 9 कुरु, दिल्ली और हरियाणा। राजधानी, इंद्रप्रस्थ। वैदिक परंपराओं का केंद्र। 10 पांचाल, उत्तर प्रदेश। राजधानी, काम्पिल्य और अहिच्छत्र। वैदिक ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र। 11 मत्स्य, राजस्थान। राजधानी, विराटनगर। महाभारत में पांडवों का गुप्तवास यहीं हुआ था। 12 शूरसेन, उत्तर प्रदेश। राजधानी, मथुरा। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। 13 अश्मक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। राजधानी, प्रतिष्ठान, पैटर्न। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। 14 अवंती, मध्य प्रदेश। राजधानी, उज्जैन और महिष्मती। व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र। 15 गांधार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। राजधानी, तक्षशिला। शिक्षा और व्यापार का प्रमुख केंद्र। 16 कंबोज, अफगानिस्तान और कश्मीर। राजधानी, राजौरी और पूंछ। युद्धकला और घुड़सवारी में निपुण। निष्कर्ष: महाजनपद काल ने प्रारंभिक भारतीय राजनीति की नींव रखी, जिससे बाद में मौर्य और गुप्त साम्राज्य विकसित हुए। तिने टीनाय की अवधारणा क्या है? प्राचीन तमिलकम की राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था पर चर्चा कीजिए। तिने प्राचीन तमिल साहित्य में भौगोलिक परिदृश्य के आधार पर समाज, अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था को वर्गीकृत करने की एक महत्वपूर्ण प्रणाली थी। यह वर्गीकरण मुख्य रूप से संगम साहित्य 300 ईसा पूर्व 300 ईस्वी में मिलता है। तोलकापियम और पुर्नानुरु जैसे ग्रंथों में 5 प्रकार के तिने का उल्लेख है। कुरिंजी, पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ शिकारी और योद्धा रहते थे। प्रमुख देवता मुरुगन थे। मुल्ला, वन और चरागाह क्षेत्र, यहाँ पशुपालक निवास करते थे। प्रमुख देवता कृष्ण थे। मरुदम, कृषि भूमि, यहाँ किसान और जमींदार रहते थे। प्रमुख देवता इंद्र थे।
नेथल, समुद्री क्षेत्र। यहाँ मछुआरे और व्यापारी रहते थे। प्रमुख देवता वरुण थे। पाला, मरुस्थली क्षेत्र। यहाँ डाकू और वनवासी रहते थे। प्रमुख देवी दुर्गा थीं। यह प्रणाली तमिल समाज की प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाती है। प्राचीन तमिलकम की राज्य व्यवस्था। एक प्रमुख राजवंश और प्रशासन। तमिलकम में 3 प्रमुख राजवंश मूवेंदर शासन करते थे। चोल, उरियूर और पुहार। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध। चेर, वंजी, आधुनिक केरल। व्यापार मार्गों पर नियंत्रण। पांड्य, मदुरै, साहित्य और कला के संरक्षक। राज्य नाडु, प्रांत और ऊर, गांव में विभाजित था। स्थानीय सरदार, वेलिर, जो छोटे क्षेत्र नियंत्रित करते थे। 2 सैन्य संगठन। सेना में हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल थे। चोलों की नौसेना बहुत शक्तिशाली थी। प्राचीन तमिलकम की अर्थव्यवस्था। 1. कृषि। प्रमुख फसलें धान, जौ और गन्ना थीं। मरुदम तिने क्षेत्र कृषि के लिए सबसे उपयुक्त था। सिंचाई के लिए तालाब और जलाशय बनाए गए। 2. व्यापार और वाणिज्य। तमिलकम का व्यापार रोम, यूनान, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया से था। प्रमुख बंदरगाह, पुहार, मुझिरिस और कोरकाई। रोमन यात्री प्लिनी ने यहाँ के मसाले व्यापार का उल्लेख किया है। 3. कुटीर उद्योग और हस्तकला। प्रमुख उद्योग, मोतियों का व्यापार, जहाज निर्माण और वस्त्र निर्माण। लोहार, सुनार और कुम्हार अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। 4. मुद्रा प्रणाली। रोमन सोने और चांदी के सिक्के तमिलकम में पाए गए हैं। व्यापार में वस्तु विनिमय और कौड़ी का उपयोग किया जाता था। निष्कर्ष। तिने प्रणाली ने तमिल समाज और अर्थव्यवस्था को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तमिलकम में एक शक्तिशाली राज्य व्यवस्था विकसित हुई, जहां कृषि, व्यापार और उद्योग उन्नत स्थिति में थे। यह काल आगे चलकर चोल और पांड्य साम्राज्यों के आर्थिक और राजनीतिक विकास का आधार बना। उत्तर वैदिक धर्म। उत्तर वैदिक काल 1000-600 ईसा पूर्व में धार्मिक विचारों और प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। प्रारंभिक वैदिक काल में पूजित देवता इंद्र, अग्नि और वरुण की जगह ब्रह्मा, विष्णु और शिव अधिक महत्वपूर्ण हो गए। धार्मिक अनुष्ठान अधिक जटिल और विस्तृत हो गए, और इन पर ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित हुआ। राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ जैसे बड़े यज्ञ राजा की शक्ति को दर्शाने लगे। इस काल में धर्म, कर्तव्य और कर्म, पुनर्जन्म को निर्धारित करने वाले कार्यों की अवधारणा विकसित हुई। उपनिषदों में यज्ञों की अति पर सवाल उठाया गया और आत्मा, आत्मन और मोक्ष, मोक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई, जिससे समाज में सामाजिक गतिशीलता सीमित हो गई। उत्तर वैदिक काल ने प्रारंभिक वैदिक बहुदेववाद, पॉलीथेइज्म से संगठित हिंदू धर्म की ओर परिवर्तन किया, जिससे आगे चलकर जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। महावीर। वर्धमान महावीर 599-527 ईसा पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और उन्होंने इस धर्म को एक नई दिशा दी। उनका जन्म कुंडग्राम, बिहार में एक क्षत्रिय राजवंश में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर कठोर तपस्या की। 12 वर्षों की कठिन साधना के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर ने 5 महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का उपदेश दिया। अहिंसा, किसी भी प्राणी को हानि न पहुंचाना। सत्य, सत्य बोलना। अस्तेय, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, आत्मसंयम का पालन करना। अपरिग्रह, धन और संपत्ति का त्याग करना। महावीर ने अहिंसा, आत्मसंयम और मोक्ष की साधना पर जोर दिया। उनके उपदेश आगम ग्रंथों में संकलित है। उन्होंने पावापुरी, बिहार में निर्वाण प्राप्त किया। उनके विचारों ने बौद्ध और हिंदू धर्म को भी प्रभावित किया। कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक, मौर्य वंश और कलिंग, आधुनिक ओडिशा के बीच हुआ था। कलिंग एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था, जो समुद्री व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाता था।
इस युद्ध में 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए, हजारों घायल हुए और कई लोग विस्थापित हुए। युद्ध की विभीषिका ने अशोक को गहरा आघात पहुंचाया और उन्होंने हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। युद्ध के बाद अशोक ने धम्म, नैतिक शासन, को अपनाया और अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता तथा जनकल्याण पर ध्यान दिया। उन्होंने अस्पताल, सड़कों और कुओं का निर्माण कराया। अशोक के शिलालेख, विशेषकर शिला अभिलेख 13, में उनके पश्चाताप और बौद्ध धर्म के प्रचार का उल्लेख मिलता है। कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने अशोक को एक शांतिप्रिय और दयालु शासक के रूप में स्थापित किया। तमिल भाषा व साहित्य का विकास। तमिल द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे पुरानी भाषा है और इसका साहित्य संगम युग 300 ईसा पूर्व 300 ईस्वी में विकसित हुआ। प्रारंभिक तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है, जो मुख्यतः कविताएं, नैतिक शिक्षा और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित था। संगम साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। अहम, प्रेम काव्य, व्यक्तिगत भावनाओं को दर्शाता है। पुरम, युद्ध और वीरता काव्य, राजाओं, योद्धाओं और युद्धों का वर्णन करता है। प्रमुख ग्रंथ। तोलकाप्पियम, सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ। एट्टुतोगी और पत्तुपाट्टु, संगम काल की प्रमुख काव्य रचनाएं। शिलप्पदिकारम और मणिमेखला, सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित महाकाव्य। बौद्ध और जैन धर्मों ने भी तमिल साहित्य को प्रभावित किया। तिरुक्कुरल, तिरुवल्लुवर द्वारा रचित, नैतिक शिक्षा पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तमिल साहित्य भक्ति आंदोलन, नयनमार और आलवार संतों के समय और अधिक समृद्ध हुआ। आज भी यह भारत की एक प्रमुख शास्त्रीय भाषा बनी हुई है।